चलो देखो, चैप्टर नंबर 8 में आज लास्ट टॉपिक है हम लोग का, है ना। तो हम परिस्थिति तंत्र का कार्य पढ़ लिए थे ना, कल पढ़े थे। इसमें एक दो गो मूल्य कार्य था। पहला कौन था जी? क्या एनर्जी को मतलब एक ही दिशा में फ्लो करवाता है, और जो भी एकरा में रहता है ना, जो भी चीज रहता है, जैसे में नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जो मिनरल पदार्थ रहता है, उसका चक्रीय पथ होता है। कैसा होता है जी? चक्रीय होता है ना। यानी यहाँ से शुरू होगा तो यहाँ से घूमते घूमते फिर क्या हो जाएगा? यहीं पर चला जाएगा। ठीक है, सब पढ़ा दिए थे हम, हल्का बस ले लिए इसलिए कि थोड़ा सा खाली रिवीजन कराए चले, है ना। ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का मूल स्रोत कौन है जी? देखो, पृथ्वी तक ऊर्जा पहुंचाने वाली ऊर्जा के एक अत्यंत छोटे भाग यानी 1% को हरे पौधे ही क्या करते हैं? ले पाते हैं। यानी सूर्य में से जो प्रकाश जितना ऊर्जा आता है, जितना एनवायरमेंट में ऊर्जा आता है, वो कर 1% ही वो ले पाता है। अब बाकी क्या होता है? ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है ना। हरे पौधे क्या करते हैं? जितना लेता है ओकरा में से, मान लो जितना लिया ओकरा में से क्या करेगा? ओकरा में से 90% को क्या कर देगा? वो सब यूज कर जाएगा, और 10% क्या करता है? अपने से आगे वाला में ट्रांसफर करवाता है। सब पढ़ा दिए थे, है ना। अब पौधा में कुछ क्या होता है जी? रासायनिक ऊर्जा के रूप में कोशिकाओं के पास क्या होता है? वहां पे ऊर्जा संचित होता है, ये पढ़ा दिए थे। अपघटन करता क्या होता है? ये पढ़ा दिए थे, है ना। कि अपघटन करता क्या है जी? जो सना गला के मिट्टी में मिला देता है ना। ऊर्जा का प्रवाह तो हम बहुत बार बताएं, ठीक है। उत्पादकों द्वारा ग्रहण किए गए ऊर्जा वापस सौर ऊर्जा में जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाएगा। बताओ, सूर्य से पौधा ले लिया ऊर्जा, तो क्या सूर्य के पास चल जाएगा? कभी भी जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो एक बार ग्रहण का, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय या एक पथीय होता है ना। फिर क्या है कि हरे पौधे जब शाकाहारी जंतु खाते हैं, हरे पौधे को जब शाकाहारी जंतु खाता है, तब यह ऊर्जा संचित ऊर्जा स्थानांतरित हो जाता है और जंतुओं में चला जाता है ना। फिर जंतुओं में क्या होता है जी? मेटाबॉलिक क्रिया होता है, रासायनिक क्रिया होता है। तो कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाता है, कुछ ऊर्जा का उपयोग हो जाता है, और कुछ ऊर्जा संचय हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या हो जाएगा? द्वितीय में, तृतीय में, अब बाकी कोशीय स्तरों में होते चला जाएगा, ठीक ना। यानी देखो, हम क्या बताए थे कि अगर मान लो कि एक पौधा है, ये पौधा में कितना 10,000 किलो कैलोरी क्या हो गया जी? किलो कैलोरी। कोई पौधा में एनर्जी है, तो ये पौधा में से कौन खाएगा इसको? मान लो बकरी खाएगी। कौन खाएगी? बकरी खाएगी। तो बकरी में कितना एनर्जी आएगा? 100 की 1000 आएगा, 1000 किलो कैलोरी आएगा। और मान लो ये बकरिया खा गई सोतिया। कौन खा गई? स्वाति खा गई, है ना। तो एकरा में कितना आएगा? 100 किलो कैलोरी आ गया, है ना। सोतियो मर गई, इसको सब भूंज भांज के खा गया, तो ओकरा में कितना जाएगा? ओकरा में 10 किलो कैलोरी चला जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है? जितना ऊर्जा है उसके 10% ही ऊर्जा में आगे में ट्रांसफर हो रहा है। तो याद रहेगा ना कि जितना भी ऊर्जा रहेगा कितना रहेगा? 10% ही उसका मतलब आगे में है चला जाएगा, ठीक है। अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित होता रहता है ना। ये सब बातें हम आप लोग को बता दिए थे, समझे ना। तो चलते हैं आगे में, हम लोग बढ़ते हैं। ये पोषी स्तर के बारे में बता दिए थे कि पोषी स्तर कै गो होता है जी? 4 गो होता है। कौन कौन? प्रथम पोषी स्तर जो उत्पादक कहलाता है ना। द्वितीय पोषी स्तर जो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। तृतीय पोषी स्तर जो क्या कहलाता है जी? तृतीय पोषी स्तर द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और चतुर्थी क्या कहलाता है जी?
चतुर्थी पोषी स्तर क्या कहलाता है? तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। एकदम पढ़ा दिए। और ये भी बता देते कि उत्पादक में क्या रहता है? संख्या जो रहता है ज्यादा रहता है। ऐसे करते करते लास्ट वाला क्या होता है? जो काम में संख्या बहुत कम रहता है। जब आवर्धन पढ़ा दिए थे? नहीं, सब नहीं। आज का मेन टॉपिक यहीं से होता है शुरू, है ना? समझा? देखो, जैव आवर्धन एक ऐसी पारिस्थितिक प्रक्रिया है जिसमें विषैला रसायन या प्रदूषकों की सांद्रता जैव खाद्य श्रृंखला में निम्न खाद्य स्तर यानी ट्रॉफिक से उच्च खाद्य स्तर तक क्रमशः बढ़ती जाती है, जिससे शीर्ष उपभोक्ता के शरीर में इन विषाक्त पदार्थों की मात्रा हानिकारक स्तर तक पहुंच जाती है। यानी क्या होगा कि एकरा में धीरे धीरे क्या होगा ना कि जैव आवर्धन एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसका द्वारा क्या होता है जी? विषाक्त का मतलब क्या? विषाक्त का मतलब क्या? विषैला पदार्थ, है ना? या कोई प्रदूषण होता है, प्रदूषक पदार्थ है ना? वो सांद्रता जैव खाद्य श्रृंखला में निम्न स्तर से यानी छोटे स्तर से बड़े स्तर की ओर क्या होता है जी? बढ़ता जाता है ना? और जिससे क्या होता है? बड़े स्तर पे जाकर वो ज्यादा विषाक्त हो जाता है, ज्यादा खराबी पहुंचाता है। जब कोई जीव विषैले खाद्य पदार्थ से दूषित भोजन ग्रहण करता है तो वह पदार्थ उसके शरीर में एकत्रित हो जाता है। जब इस जीव को कोई और बड़ा जीव खाता है तो उसके शरीर में भी यह विष अधिक मात्रा में पहुंच जाता है। इस तरह जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊपर बढ़ता जाता है, विषैला पदार्थ की मात्रा क्या होता है जी? बढ़ता है। यानी मान लो कि कोई खाद्य पदार्थ खाया, है ना? खाद्य पदार्थ कोई आदमी जंतु खाया जो शाकाहारी जंतु है, वो शाकाहारी जंतु को क्या खाया जी? पेड़ पौधा खाया। तो पेड़ पौधा में मान लो कि 10% क्या था जी? विषाक्त था। तो अगला में बढ़ के क्या हो जाएगा? वो अगला में हो सकता है कि 20 हो जाए, 25 हो जाए, है ना? फिर अगर वो कौन शाकाहारी में हो जाएगा, फिर ओकरा में से आगे के में हो जाएगा जी? ओकरा में हो जाएगा 50 हो जाए, 40 हो जाए। ऐसे करते करते क्या होता है? वह बढ़ते रहता है ना? मान लो कि एगो बकरी था, बकरी खाया पेड़ पौधा को, पेड़ पौधा में कम था विषाक्त यानी विषैला पदार्थ कम था, है ना? तो लिया तो ओकरा में कम जाएगा, ठीक है? अब ओकरा में कम गया। अब जो मान लो कि जो आदमी खाएगा उसको, तो वो आदमी में क्या हो जाएगा? विषैला पदार्थ जितना एकरा में रहेगा ना, ओकरा से ओकरा में दोगुना हो जाएगा, चाहे थोड़ा सा मात्रा ओकरा में ज्यादा हो जाएगा। समझी? तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है? यानी विषैला पदार्थ का मात्रा जो होता है, जैसे जैसे ऊपर में जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है जी? वो बढ़ता जाता है। ठीक है? अब देखो, अब क्या कि मानव एवं पर्यावरण, है ना? याद रखना, मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। कोई भी मनुष्य है या कोई भी यहाँ पर मनुष्य है, लेडीज हो या कौन जेंट्स, कोई भी वो कार्य करता है, उसका कार्य का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है? पर्यावरण। लड़की सब मारती है, पाउडर सब क्रीम मारती है ना? ओकरा में बहुत सारा गैस सब रहता है, उससे भी बहुत सारा एनवायरमेंट में फैलता है ना? आदमी सब जो है क्रीमवा डढ़िया बनाने वाला क्रीमवा सब लगवाता है, ओकरा में कुछ रहता है, फेन सब भी होता है तो करता है ना? समझा? आ लड़की सब थोथन पॉलिश लगाती है सर, है ना? तो ओकरा में भी क्या करते हैं? ऐसे से करके कुछ जो होता है, चाहे पानी पी ली, चाहे कोई मतलब कुछ भी की, तो ओकरा से कुछ फैलता है।
देखो तुम पहले सब वाटर प्रूफ भी आने लगा, काहे पहले सब लगाते थे तो तुम पहले ना आप पानी पी ना तो इधर के इधर तक घर जा, इधर के इधर तक घर जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, कहा कि नहीं लड़कियों का सूरत जो होता है कितना हम लोग महिला गैरेज में ले जाकर उसको बनाते हैं बढ़िया, और उसके बाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए सीधे वाटर प्रूफ ला कि वाटर से कोई खतरा ना रहे। आने तो पानी क्या है, पानी सबका असलियत दिखा देता है ना। अब मान लो कि इधर आ गया इधर आ गया तो क्या लगेगी सर, राक्षस की बहिन लगेगी सर, है ना, यानी सीधे राक्षस यानी सुपनखिया की बहिन लगेगी सर, है ना जी। इसीलिए होता है देखो, तो हम लोग मनुष्य जो कुछ भी करता है, कोई भी गतिविधि करे, गाड़ी चलाए या 4 व्हीलर चलाए या पेड़ को काटे या घर कहीं बनाए या कहीं पे खेती करे, तो खेती करने के लिए पेड़ पौधा काटेगा, है ना, घर बनाने के लिए पेड़ पौधा काटेगा, और फिर क्या होगा जी, उसको गाड़ी चलाएगा तो उससे प्रदूषण निकलेगा। यानी कोई भी हम लोग गतिविधियां करते हैं, उन सभी गतिविधियों का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, सीधा पर्यावरण में पड़ता है, समझी। प्रतिदिन अपने कार्यकलापों से उत्पन्न आवश्यक पदार्थों को हम जहां तहां फेंक देते हैं, इन्हीं क्या है अनावश्यक पदार्थों को क्या कहते हैं जी, अपशिष्ट। अब जैसे में देखो हम लोग कुछ उठाते हैं, क्या करते हैं, मान लो कि हम लोग ये सब थोपन पालिश लगाई, खत्म हो गया है ना, बिक देती है, सकती है ना छोटी। एक जो कौन मोसा है ना, मोसा उठा दिन भोड़ी आए के थी, उठा के ले जाके उन्हें बगलवा में डाला तो ना, सब कचरे ना है, और सब कचरा क्या होता है, सब एनवायरमेंट को खराब करेगा ना छोटी, बताओ। अब देखो करिया लड़की सब रहती है, पूरा एकदम मार के व्हाइट कर लेती है ना, अब बाकी जो खाली हुआ कचरा का जो डब्बा में रहता है खाली हुआ डूब दिया, है ना छोटी। हाँ अब देखना, एक ऐसी ही लड़की थी बेचारी, पूरा करिया थी, और गोर हो गया ना, पूरा मैदा लपेट लेती थी मुआ पर, है ना। ओकर भाई सामने आया, और जैसे ही सामने आई ना, वो क्या कर बेचारा डर गया, है चुड़ैल कहाँ से आ गई, समझा ना, यार चुड़ैल नहीं है, हम तुम्हारा बहन है, करेगी ना ना ना, हमार बहन करिया तो तक गोर हो गई है, तो मतलब फिर क्या हो गया, वो मैदा से फिर बेचारी मैदवा हटाई ना, तो फिर क्या थी, ओरिजिनल रूप में गई, हाँ अब तो हमार बहन है, समझी। आप फिर गए मार क्रीम पाउडर उधर सब लाके। देखो इन अपशिष्ट पदार्थों को 2 समूहों में बांटा जाता है, कौन कौन, जैव नवीकरणीय क्या है अपशिष्ट यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थ यानी वेस्ट, और जैव अनवीकरणीय वेस्ट, है ना, यानी अपशिष्ट। यानी देखो जैव नमी क्या है, निम्न करणीय पदार्थ जो होता है यानी अपशिष्ट जो होता है, ये पर्यावरण में जाएगा ना तो ये सौर गल के मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हल वाला जो क्या होगा छोटो, ये वाला सौर गल की मिट्टी में नहीं मिलता है। क्या नहीं होता है, सौर गल के मिट्टी में ये नहीं मिलेगा, समझा। एक प्लास्टिक की सब जितना होगा वो सब चलाएगा, ऐका में क्या आएगा, जितना भी सब्जी का छिलका उल्का है, कागज है ना, ये सब किसमें आ जाएगा, जैव नवीकरणीय में यानी बायोडिग्रेडेबल में आता है ना। अब देखो जैव नवीकरणीय अपशिष्ट, तो देखो ऐसे अवांछनीय यानी ऐसे कचरा पदार्थ जिन्हें जैविक क्या होता है जी, जैविक अपघटक के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं जी, जैव नवीकरणीय। यानी सीधे समझना कि अगर कचरा को, कोई भी कचरा मतलब कचरा है, यहाँ पे ढेर माना कचरा का ढेर है, और कचरा अपने से सौर गल के मिट्टी में मिल जाता है, और में जो भी पदार्थ था वो मिट्टी में सब मिल गया, तो समझो कि क्या है, वो जैव नवीकरणीय पदार्थ है, यानी जैव नवीकरणीय अपशिष्ट यानी जैव नवीकरणीय क्या है, निम्न करणीय
क्या जी, अपशिष्ट है यानी कचरा है, समझा, यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो, समझा ना। सीधे भाषा में सीधे याद रखना, जो सड़ गल के मिट्टी मिल जाएगा वो कौन रहेगा, जैव नवीकरणीय। और जो नहीं सड़ेगा गलेगा उसे क्या कहते हैं, अजैव मतलब जैव अनवीकरणीय। ठीक है, तो याद रहेगा ना इसमें, बताओ कोई दिक्कत है। क्या है, अपघटन करता यानी डिकम्पोजर जैविक अपशिष्ट पदार्थ का निम्नकरण कर आवश्यक तत्वों में पुनः उसको क्या करता है जी, पर्यावरण में स्थापित कर देता है, समझा। जंतुओं के मल मूत्र वाहित मल, कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, कागज, कपास से निर्मित कपड़े, जंतु और पेड़ पौधों के मृत शरीर, साधारण घरेलू अपशिष्ट यानी सब्जी के कचरा उचरा जितना भी रहता है, जैसे प्रदूषण के कारक ऐसे जैव अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है ना। ये सब जितना पदार्थ अभी तुमको दिखला है ना, ये सब के सब कौन है, जैव निम्नकरणीय है। क्या जी, जैव निम्नकरणीय वेस्ट यानी अपशिष्ट है ये बताओ, ये सब क्या हो जाता है, सब मिट्टी में मिल जाता है, ये भी मिट्टी मिल जाता है। कृषि से जो पोड़ा पुआल जो भी आता है वो सब क्या होता है, सब सड़ गल के मिट्टी में मिल जाता है ना। कागज भी सड़ गल के मिल जाता है। अब जो कपास से जो बनता है, क्या कपास से जो बनता है कपड़ा जो बनता है वो भी सड़ गल जाता है ना। हाँ, सड़ गल जाता है क्या। फिर उसके बाद देखो हम लोग मर गए तो मिट्टी में मतलब क्या हो गया, दफना दिया गया, तो क्या हो जाएंगे हम लोग, सड़ गल जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है क्या, पेड़ पौधा रहता है वो सब क्या होता है, सड़ गल जाता है, तो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट है। अब है क्या, जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट। तो प्रदूषण के ऐसे कारक या कचरा बोलो, है ना, जिनका अपघटन नहीं होता है तथा जो अपने स्वरूप में हमेशा बनाए रखते हैं, अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखता है ना, अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक यानी चिमकिल को छोड़ देंगे यहाँ पर, अगर 5 साल 10 साल 20 साल छोड़ देगा ना, तभी भी वो सड़ गलेगा नहीं, उसको जलाया जाता है ना। और जलाएगा तो क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण होगा, समझा। तो ये सब क्या है, जैव अनवीकरणीय पदार्थ। यानी सीधे याद रखना कि जिसको अपघटन नहीं किया जाता है, जिसका अपघटन प्राकृतिक माध्यम से नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या है, देखो विभिन्न प्रकार के रसायन, बहुत सारा कीटनाशक होता है, जैसे में DDT, सीसा, है ना, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, क्या है, प्लास्टिक, रेडियोधर्मिक पदार्थ, जैसे प्रदूषण के कारक जो है वो क्या है, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ में आते हैं, समझा। बोलो, ये सब पदार्थ है, ये सब पदार्थ कभी भी सड़ता गलता नहीं है। वो एक दावा है जिसको मछुआ महिला उपयोग करते हैं, समझा नहीं जी। देखना घरे घरे छुट्टे चलता है कक्षा में लेके, वही वाला। हाँ, क्या उसे मच्छर मरता है, लेकिन क्या, हाँ जी तो निकालेंगे, अभी टाइम है तो बहुत 20 आएगा, 5 7 वो निकालना है। हाँ, उसे मच्छर मरेगा और वो कभी भी वो इन्वायरमेंट से खत्म नहीं होता है। उसका कारण अगर पानी मारेगा ना, तो पानी में बहुत सारे जीव जंतुओं को मुआ सकता है, उसके आकार छोटा कर देता है, समझा। श्वास मिलेगा तो श्वसन क्रिया को इफेक्ट करता है, बहुत सारा कारण से करता है, समझा। हाँ, अब देखो, अब कचरा का प्रबंधन, है ना, कचरे को एक जगह एकत्र कर उसका वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना क्या कहलाता है जी,
कचरा प्रबंधन, यानी कचरे को सुनो, कचरे को इकट्ठा करके और उसको क्या कर देना है जी, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको मतलब वैज्ञानिक विधि के द्वारा उसको निपटारा कर देंगे, यानी समाप्त कर देंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कचरा प्रबंधन कहते हैं, है ना। देखो कचरे का डब्बा दो प्रकार का होता है, एगो सूखा कचरा वाला, एगो गीला कचरा वाला। तो देखो ये लिखल है, देखो यहाँ पर है ना, ये कैसा है, सूखा वाला, ये कैसा है, गीला वाला, है ना। सूखा और गीला को अलग अलग रखा जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओजोन परत का अवक्षेपण, है ना। नहीं मारेंगे झापर, कई को भेजेंगे, 5 वही है, 5 में 4 वही है। देखो दिमाग पढ़ाए कहा हमने, अभी शुरू हुआ है। देखो ओजोन परत, ओजोन परत एवं ओजोन का क्या है, अवक्षय। याद रखना, पहले ओजोन का सूत्र क्या होता है जी, O3 होता है। कहाँ O2 है, क्या है, O3 है, क्या है, O3। हाँ ठीक। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन के 1 परमाणु का निर्माण होता है। याद रखना, ओजोन, देखो ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु से क्या बनता है जी, ऑक्सीजन के ओजोन के 1 गो परमाणु बनता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन का 1 परमाणु बनता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, इतना याद रखना। ओजोन एक स्तर वायुमंडल में, यानी 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बताओ ये कौन से मंडल में रहता है, नहीं, समताप मंडल। कौन मंडल था जी, समताप मंडल था, है ना। हाँ 5 होता है। हाँ तो याद रखना, ओजोन परत कौन से होता है जी, समताप मंडल में होता है, मंडल याद रहेगा ना। कहाँ रहता है, समताप मंडल में ये रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कितना से कितना तक, 15 किलोमीटर से ऊपर, 15 किलोमीटर ऊपर से लेके कहां तक, 50 किलोमीटर तक ऊंचाई को रहता है। और ये क्या करता है, इसका काम जो होता है वो वायुमंडल में जो भी, देखो सूर्य के प्रकाश से जो भी आते हैं वायुमंडल में, क्या परावैंगनिक किरण, उसको ये रोकने का काम करता है। और उस परावैंगनिक किरण को नीचे नहीं आने देता है, नीचे नहीं आएगा, यानी पृथ्वी पर नहीं आएगा, जिससे क्या होगा, हम लोगों में बहुत सारा रोग उत्पन्न नहीं होगा। परावैंगनिक किरण से ज्यादातर क्या होता है जी, परावैंगनिक किरण से ज्यादातर क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, समझा। वो परावैंगनिक किरण जैसे तुमको लगेगा ना, उससे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर होने का संभावना रहता है, ठीक, समझा। तो अगर ये ओजोन नहीं रहता तो वो सीधे आ जाता पृथ्वी पर आ जाता, पहला क्या करता, तापमान को बढ़ा देता पूरा। जैसे ही तापमान पूरा बढ़ जाता तो गर्मी हो जाता, और हम लोगों में, जानवरों में, हम लोगों में स्किन कैंसर का होता, तो हम लोग ऐसे ही घाव से मर जाते, है ना। अब पूरा एकदम तापमान बढ़ जाता तो पेड़ सूख जाता, पौधा सूख जाता, ऐसे ही ऑक्सीजन से हम लोग क्या हो जाते, मर जाते, है ना। ओजोन परत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक बैगनी किरणों, यानी परावैंगनिक किरणों को अवशोषण कर लेता है, वहीं पर वो रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसको नीचे नहीं आने देता है। परावैंगनिक किरण मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद तथा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। परावैंगनिक किरण के कारण जीवों में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन होता है, जो बहुत से बदलाव लाते हैं। याद रखना, उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, हम लोग जो है ना, हम लोग उत्परिवर्तन का ही एक क्या है, जीता जागता सबूत है। आने तो पहले हम लोग क्या थे, एक कोशिका के, फिर क्या हो गए, फिर तो फिर जैसे चूहा नहीं होता है उस रूप में आ गए थे, फिर उसके बाद लंगूर में आए थे, और वैसे करते करते यही उत्परिवर्तन के कारण ही
हम लोग क्या है, आज मनुष्य हैं, समझा। और हम लोग का माइंड जो है वो डेवलप है, इसी के कारण है, समझा ना। अगर हम लोगों के जीन में म्यूटेशन नहीं होता, अगर हम लोग के डीएनए म्यूटेशन नहीं होता, तो हम लोग क्या रह जाते, हम लोग जैसा थे वैसा ही रहते, समझा ना। तो हम लोग परिश्रम भी किए और क्या हुआ, हम लोगों में म्यूटेशन भी हुआ, समझी ना। और म्यूटेशन के कारण हम क्या हो गए जी, आज ऐसा मतलब जीता जाए तो सबूत हम लोग है इसमें कि हम लोग आज क्या हो गए, मनुष्य हो गए, है ना। फिर उसके बाद देखो, आने वाला भविष्य में हो सकता है कि हम लोगों में और म्यूटेशन हो जाए और कोई प्रजाति बदल जाए, या हो सकता है कि कोई और प्रजाति जो है वो, और कोई प्रजाति जो है वो क्या करे, और कोई प्रजाति है वो क्या करे, वो मतलब का म्यूटेशन होगा, और वो हो सकता है कि हम लोग से भी बलवान हो जाए, और हम लोग से बलवान हो और वो क्या करे, पूरा धरती पर वो राज करे, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, म्यूटेशन के कारण हो सकता है ना। अब देखो, अब इस परावैज्ञानिक के आएगा, हम लोगों में म्यूटेशन कर देगा, जीन में चेंजिंग कर देगा, फिर क्या हो जाएगा, वो हम लोगों में त्वचा कैंसर यानी बहुत सारा रोग मतलब उत्पन्न करवा देता है, ठीक ना। देखो, ओजोन परत सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक विकिरण का लगभग 90 से 99% अवशोषित हो जाता है, यानी क्या कर लेता है जी, ओजोन परत उसको 90 से लेकर 99% तक उसको क्या कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होते हैं, है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस के रूप में रहता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कौन से रूप में रहता है, द्रव के रूप में रहता है कि ठोस के रूप में रहता है, या गैस के रूप में रहता है। तो ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में कैसा रहता है जी, गैस के रूप में रहता है, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। क्या बिना हम लोग ऑक्सीजन के जी पाएंगे, नहीं। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले परावैज्ञानिक किरण ऑक्सीजन को विघटित कर क्या करता है, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाता है, जो ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर ओजोन बनता है। यानी देखो, यहां से क्या होगा जी, ये पहले टूटेगा ऑक्सीजन क्या हुआ, पहले टूटा तो O और O में बदल गया, ठीक है। अब एकरा में से एगो O यानी एगो ऑक्सीजन, यहाँ पर एगो ऑक्सीजन के अणु, ये क्या बन गया, ऑक्सीजन के परमाणु बन गया, क्या बन गया जी, परमाणु बन गया, है ना। ये ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के अणु से आकर क्या होगा, जुड़ेगा, और जुड़कर क्या बना देगा, ओजोन का निर्माण करेगा। क्या कभी खत्म, बड़का एगो मोटा लेयर है, आज से नहीं, जब बहुत पहले से, जब पृथ्वी का शुरुआत हुआ वो इस तरह से है। क्या कमजोर होगा नहीं, बताएंगे, चलो ना आगे बताते हैं। अब देखो, ओजोन परत का अवक्षय का कारण क्या है, अब उसको खत्म होने, कमजोर होने, ओकरा में छेदा होने का कारण क्या है, उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखो, ओजोन परत का आवश्यक यानी अवक्षय के कारण निम्नलिखित है ना। यानी ओजोन परत का अवक्षय होने का कारण क्या है जी, बहुत सारा है, समझा, क्या है, बहुत सारा है, समझा ना। कौन है पहला देखो, फ्लोरोकार्बन, एगो फ्लोरोकार्बन नामक एगो गैस होता है, ठीक है। फिर कौन है जी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी एक गैस है, ठीक ना। ओजोन यानी O3 होगा, ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक यानी O2 तथा परमाणुक O ऑक्सीजन में क्या करता है, उसको विखंडित कर देता है, यानी तोड़ देता है उसको, और तोड़कर क्या करता है जी, इसका अवक्षय करता है, यानी उसको क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, नष्ट करने का ये क्या करता है जी, काम करता है, समझा। हाँ, कोई दिक्कत इसमें, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी क्या करेगा, देखो, ये कौन है, ओजोन है, यहाँ पर आएगा, जाएगा, मान लो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया, कौन गया,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के अणु में और फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन के परमाणु में तोड़ देगा। ये क्या है जी, ऑक्सीजन का अणु है। आई क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है। क्या है, परमाणु है। समझा, तो ऐसे तोड़ देगा। और जब ऐसे टूटेगा ये, तो बताओ इसका लेयर, मतलब मान लो कि इतना मोटा लेयर था, आई बार बार हमेशा टूट रहा है, तो पतला न हो जाएगा फिर जी। और फिर पतला तो हो सकता है कि में छेद भी तो हो सकता है, और छेद हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य का परावैंगनिक किरण कहाँ चलाएगा, पृथ्वी पर आ जाएगा। और पृथ्वी पर आएगा तो फिर क्या होगा, तांडव होगा। क्या होगा जी, तांडव होगा। समझा, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो कुछ सुगंधियां, सेंट, झागदार शेविंग क्रीम, कीटनाशक, क्या है, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या जहाज के रूप में निकलते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। समझा, ये सब जो है सेंट जो हो गया है ना। फिर क्या हो जाता है जी, शेविंग करने वाला क्रीम हो गया है ना। हम लोग अब बिना शेविंग क्रीम के बनाते ही नहीं है दाढ़ी, है ना। न शेविंग क्रीम माता तक की है, न बना हुआ वो अच्छा ठकुरबा, है ना। चलो दूसरा भी चलते हैं, वो बड़ा झाग दे है, झाग मरवा क्या करता है, बनवाता है। ऐसा हम लोग करते हैं ना, बोलो। तो अब देखो ये सब जो रहता है ना, वो कौन से रूप में रहता है, एरोसोल के रूप में रहता है। समझा, एरोसोल मतलब एक मतलब है कैसे होता है वो सब, न लिक्विड रहेगा और न ही क्या रहेगा, न लिक्विड रहेगा न ठोस रहेगा। जैसे कैसे हम लोग निकालते हैं काम में, क्रीम, कोई भी क्रीम है तो क्रीम कैसा रहता है, ना वो ज्यादा क्या रहता है, न लिक्विड रहता है और नहीं ठोस रहता है। समझा, तो अब इसके बाद देखो क्या है, अब देखो एरोसोल एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें ठोस कण तरल बूंद गैस के माध्यम में क्या होता है जी, बिखरी हुई होती है। समझा, जैसे में देखो यहाँ पर कोहरा हो गया, क्या है, एरोसोल का उदाहरण है। धुआं हो गया, एरोसोल का उदाहरण है। समझा, यहाँ देखो सेंट उंट है यहाँ पर, है ना, सेंट, अरे यार वो ना होला, क्या है जी, यहाँ पर सेंट है। तो सेंट ये सब क्या है, ये सब एरोसोल का उदाहरण है ना। कोई दिक्कत इसमें, बोलो, इसमें कोई दिक्कत, सोनू, ना। अब देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है का व्यापक उपयोग है, क्या होता है जी, एयर कंडीशनों में, रेफ्रिजरेटर में, और कौन, कूलर यानी कूलर में। समझा, जेट इंजन में, अग्निशामक उपकरण में, इन सभी में क्या होता है जी, उपयोग होता है। समझा, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, रेफ्रिजरेटर मतलब क्या, फ्रिज। समझा ना, फ्रिज में क्या होता है जी, फ्रिज में इसका उपयोग होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये निकलता है और जाकर क्या होता है, वायुमंडल में जाता है और ओजोन परत का अवक्षय करता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन से यह पता चला कि 1980 के बाद ओजोन स्तर में क्या होता है, तीव्रता से गिरावट आई है ना। और क्या है, अंटार्कटिका के उपयोग अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में इतनी कमी आई है कि इसके कारण क्या हो गया, ओजोन में हल्का सा मतलब छिद्र की संख्या मतलब दिया गया है। क्या दिया गया जी, छिद्र का संख्या, यानी होल वहां पर कहा जाता है कि होल वहां पर लगभग हो रहा है या हो गया है। देखो ये ओजोन परत है, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गया, देखो अवक्षय कर रहा है ना, इधर से अवक्षय है। देखो तो क्या है, अंटार्कटिका वाला महादेश वाला है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, परावैंगनिक किरण आ जाएगा नीचे, और जैसे परावैंगनिक किरण आएगा नीचे तो क्या होगा,
पूरा यहाँ पे पृथ्वी पर अन मतलब क्या हो जाएगा उसको, वहां पे बहुत सारा वहां पे रोग उत्पन्न होने का कारण बन सकता है। ठीक ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब दर्शाया गया है कि एकरा में क्या हो रहा है। ठीक ना, 7 गो है ना। चलो अब उसके बाद देखो यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पर देखो ओजोन परत है, ओजोन परत में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्षय हो रहा, क्षय होकर क्या कर जाएगा, पराबैंगनी किरण नीचे पृथ्वी पर जाएगा, पृथ्वी पर बहुत क्या करेगा, हानि करेगा। देखो वैज्ञानिकों का यह प्रयास है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का समुचित विकल्प खोजा जाए। यानी वैज्ञानिक लोग खोज में लगल है कि एक जगह कौन ऐसा कार्बन मतलब गैस लिया जाए जो हम लोग के लिए लाभदायक भी हो और ओजोन परत को खराब भी न करे। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के दौरान यह सहमति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1886 के स्तर के क्या है सीमित रखा जाए, है ना। यानी यहाँ पर वो कानून बना कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में, कि अब इसको क्या कर दिया जाए, सीमित, इसको ज्यादा उपयोग में न लाया जाए। इससे ओजोन अवक्षय पर रोक लगनी संभव है। विभिन्न देशों में क्या हो गया जी, इसका सहमति हुआ और ये कार्य मतलब चलना शुरू हो गया, समझा। और इसी के साथ तुम्हारा क्या हुआ, आज का चैप्टर क्या हो गया जी, खत्म। ठीक है, चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक।